ये आपका आज का संपादकीय पार्ट है। और देखिए, संपादकीय पार्ट आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और फिर इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह के जो एडिटोरियल मिला करें पढ़ा करिएगा आप लोग। वित्तीय अनुशासन पर कायम सरकार। अभी आपने देखा है कि बजट आया हुआ है, तो उसी के संदर्भ में ये लिखा जा रहा है। देखिए, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। आप लोग भी तो अपने परिवार का बजट बना के चलते हैं, अपना बजट बना के चलते हैं ना, कि कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा। तो उसी तरह से सरकार का भी बजट होता है। अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में भी मोदी सरकार ने वित्तीय अनुशासन की राह पर चलने की अपनी परिपाटी को कायम रखा है। अस्थिर एवं उथल पुथल भरे वैश्विक एवं घरेलू माहौल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के माध्यम से संतुलन साधने का प्रयास किया है। किसी बड़ी रेवड़ी के ऐलान से परहेज करते हुए उन्होंने आवश्यक क्षेत्रों के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोलने से संकोच भी नहीं किया है। और स्वस्थ राजस्व संग्रह के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक से लेकर सरकार को जो अतिरिक्त लाभांश प्राप्त हुआ है, उसका उपयोग भी बहुत विवेक संगत सम्मत ढंग से किया गया है। सरकार ने जहां इसका कुछ हिस्सा राजकोषीय घाटे को घटाने में किया है, तो वहीं शेष राशि को वहां खर्च किया है जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता महसूस हो रही थी। जैसे सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देने, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, एमएसएमई सहित समग्र मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन, शहरी आवास की समस्या के समाधान और महंगाई को काबू करने में से जुड़े उपाय तलाशने में अपने संसाधन लगाए हैं। देखने में ये भले ही बड़े खर्चे लगे, लेकिन इनकी प्रकृति बहुत उत्पादक किस्म की होती है। और जैसे कौशल विकास से लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, तो उद्योगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मियों की आपूर्ति होती है। इसी प्रकार शहरी आवास के निर्माण की योजना को देखें, तो जहां उनके निर्माण से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावनाएं बनेंगी, वहीं ऐसी परिसंपत्तियों का भी सृजन होगा जो दीर्घकाल में उद्योगों से लेकर कामगारों की आवासीय आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होंगी। और इस प्रकार की गतिविधियों से आर्थिक गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ती है, और जिससे अंततः आर्थिकी को ही गति मिलती है। और विभिन्न मदों में अपना खर्च बढ़ाने के बावजूद यदि सरकार राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.9% तक लाने में सफल रही, तो यह बहुत सराहनीय कहा जाएगा। यह अंतरिम बजट में घाटे के 5.1% के अनुमान से भी बेहतर होगा। अंतरिम बजट चुनाव के पहले, आप देखिए, चुनाव जब तक खत्म नहीं हो गया तब तक के लिए था वो। ये पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री ने आगामी वित्त वर्ष में न केवल घाटे के दायरे को और घटाकर 4.5% तक पर लाने का ऐलान किया, बल्कि यह भी कहा कि सरकार चरणबद्ध रूप से अपनी उधारी का दायरा घटाएगी। असल में सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ने का अर्थ बाहरी उधारी पर उसकी निर्भरता बढ़ना है। अब आप कहोगे कि राजकोषीय घाटा आखिर ये भला क्या है, तो मैं इसीलिए तो कहता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़ा करिएगा अर्थशास्त्र की। राजकोषीय घाटा सरकार की आय में उसके व्यय की तुलना में कमी होती है, और यह सरकार की कुल आय उसके द्वारा किए गए कुल व्यय के बीच का अंतर होता है, और इस अंतर को सरकारी उधारी से पूरा किया जाता है। उसी की बात हो रही है, ठीक है। और जीडीपी की अगर हम लोग बात करें, आखिर जीडीपी क्या होता है, तो सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है। इसकी उत्पादन इकाइयों की राष्ट्रीयता कोई भी हो, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है। एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप भी माना जाता है इसे। ये आप देखते हैं कि किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं आप लोग जीडीपी, ठीक है। और आप देखते हैं, और इससे जहां ब्याज अदायगी पर सरकारी राजस्व का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है, वहीं आर्थिक गतिविधियों के लिए वित्तीय तंत्र में संसाधनों की किल्लत भी पड़ जाती है। राजकोषीय घाटे का बेलगाम होना कई मोर्चों पर चिंता का सबब बन जाता है। यही कारण है कि इसे काबू करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होता है। मोदी सरकार द्वारा इस मोर्चे पर खरी उतरती आ रही है।
और उत्पादक खर्चों में कोई कंजूसी न करते हुए सरकार ने पूंजीगत व्यय को बढ़ाए रखने का सिलसिला कायम रखा। देश में पिछले कुछ समय से बुनियादी ढांचे के विकास में तेज रफ्तार पकड़ी है। केंद्र सरकार इस मोर्चे पर राज्य सरकारों से लेकर निजी क्षेत्र को भी साथ कर समन्वित प्रयासों पर जोर दे रही है। चूंकि बुनियादी ढांचे का प्रभाव कई स्तरों पर देखने को मिलता है और इसलिए इस पर जोर दिया जाना आवश्यक ही नहीं अपितु अपरिहार्य हो जाता है। बुनियादी ढांचे के विकास से निजी क्षेत्र के लिए भी अनुकूल कारोबारी परिवेश तैयार होता है। बजट में निजी क्षेत्र को और सहारा देने के लिए सरकार ने कई वस्तुओं पर ड्यूटी घटाई है और इससे आप देखेंगे देश में मोबाइल फोन से लेकर चार्जर का निर्माण यानी कि सस्ता होगा। मूल्यवान धातुओं सहित कई अन्य वस्तुओं पर ड्यूटी घटने से उनके दाम भी संभलेंगे, जो वर्तमान परिस्थितियों में बहुत आवश्यक हो गया था। मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर लेबर इंटेंसिव एमएसएमई के लिए भी क्रेडिट गारंटी योजना और मुद्रा लोन का दायरा बढ़ाना भी सराहनीय कदम है। कौशल विकास और इंटर्नशिप से जुड़ी पहल न केवल रोजगार सृजन का विस्तार करेगी बल्कि उद्यमों को भी बड़ा सहारा देगी। अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती पर सरकार का 3,000 रुपये का प्रोत्साहन भी नई नौकरियों को बढ़ावा देने में प्रभावी सिद्ध हो सकता है। आर्थिक मोर्चे को आप देखिए संतुलन प्रदान करने की दृष्टि से महंगाई पर अंकुश लगाने को सरकार ने अपनी प्राथमिकता सूची में रखा। अक्सर देखने में आता है कि महंगाई की स्थिति मौद्रिक मोर्चे के बजाय आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी होती है, तो सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। इस दिशा में जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से प्रभावित विभिन्न फसलों की नई किस्मों की पेशकश जैसी पहल भी की गई है और इससे प्रतिकूल मौसमी परिघटनाओं से फसल को होने वाले नुकसान पर अंकुश लगने के साथ ही आपूर्ति के समीकरण भी नहीं बिगड़ेंगे और किसानों के हित भी सुरक्षित रहेंगे। और सरकारी कृषि उपज के भंडारण के लिए भी कमर कसे हुए हैं और निजी आयकर की दरों में बहुत मामूली फेरबदल किए हैं और इसे लेकर वेतनभोगी वर्ग में असंतुष्टि का भाव दिख सकता है क्योंकि ये शाश्वत अपेक्षाएं हैं। पूंजी बाजार से जुड़े विभिन्न करों के स्तर पर भी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। हालांकि पूंजीगत लाभ जैसे कर को लेकर अभी बहुत स्पष्टता नहीं है, लेकिन इससे बाजार में विभिन्न प्रकार के करों को एक स्तर पर सुसंगत करने की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत माना जा सकता है। वैसे भी आप देखते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी कि F&O को लेकर बीते दिनों तमाम तरह की आशंकाएं जताई गई, तो उसे देखते हुए यह अपेक्षित लग रहा था कि कुछ कदम जरूर उठाए जाएंगे। एंजल टैक्स की विदाई निसंदेह स्वागत योग्य है और माना जा रहा है कि चुनावी झटके के बाद बजट कुछ लोक लुभावन हो सकता है, लेकिन सरकार ने उचित ही उससे किनारा किया और यह सही है कि इस समय सरकार बैंकों और उद्योगों के वही खातों से लेकर समग्र अर्थव्यवस्था काफी बेहतर स्थिति में है। लेकिन वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां जिस प्रकार बेहद अस्थिर एवं अनिश्चित हैं, उसे देखते हुए अपने कवच को जरा सा कमजोर करना बहुत भारी पड़ सकता है। अब आप कहोगे कि एंजल टैक्स क्या है? एंजल टैक्स को अनएक्सप्लेन्ड मनी टैक्स भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का टैक्स था जो स्टार्टअप्स की ओर से जुटाए गए धन पर लगाया जाता था, उसी को हटाया गया। तो ये आर्टिकल किसने लिखा है? लेखक क्रिसिल में मुख्य अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम है धर्मकीर्ति जोशी, इनके द्वारा ये लिखा गया है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है बजट पर? उसे जरूर आप लोग बताया करिएगा। समावेशी विकास के हर संभव उपाय। निर्मला सीतारमण ने बजट में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं और उनकी पहली प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि को समर्पित रही है और बजट में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौती के मद्देनजर विशेष किस्मों के विकास के लिए व्यापक अनुसंधान के जरिए खेती किसानी की कायाकल्प की योजना बनाई है और इस दिशा में करीब 109 उच्च उत्पादकता वाली किस्में न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए कवच की भूमिका निभाएंगी बल्कि इनसे किसानों की आय भी सुधरेगी। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा और बायो इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना से भी कृषि को बड़ा संबल मिलेगा। दलहन एवं तिलहन को प्रोत्साहन से देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। उपभोग केंद्रों के निकट बड़े वेजिटेबल क्लस्टर और कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल से आपूर्ति सुधरने के साथ ही बाजारों तक किसानों की पहुंच सुगम होगी। और दूसरी प्राथमिकता कौशल विकास एवं रोजगार से जुड़ी हुई है और इसके अंतर्गत विशेष पैकेज में 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिससे 4.1 करोड़ युवा लाभान्वित होंगे। पहली बार नौकरी में आए कर्मियों को 15,000 रुपए तक का 1 महीने का पारिश्रमिक दिया जाएगा, जिससे 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। और विनिर्माण में रोजगार सृजन का
को प्रोत्साहन से 30 लाख नए कर्मियों को फायदा पहुंचेगा। वहीं आप देखिए अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती पर नियोक्ताओं को 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से 50 लाख नई भर्तियों की योजना है। महिलाओं की रोजगार में भागीदारी बढ़ाने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल से लेकर अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कौशल विकास के लिए 1,000 ITI को उन्नत करना, 20 लाख युवाओं का केंद्रीय योजनाओं के जरिए कौशल विकास और आदर्श कौशल ऋण योजना को नई सिरे से तैयार किया गया है। और शिक्षा ऋण में छूट के साथ ही उसे और सुगम बनाया जाएगा। शीर्ष 500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप दिलाई जाएगी। और इससे आप देखेंगे कि रोजगार संकट के समाधान के साथ ही हुए उद्योगों की अपेक्षा भी पूरी होगी। और समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। और इसके लिए PM विश्वकर्मा, PM स्वनिधि और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के जरिए दस्तकारों, स्वयं सहायता समूहों और स्ट्रीट वेंडर्स की मदद की जाएगी। पूर्वोदय योजना के तहत बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र में इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मानव संसाधन विकास के जरिए वृद्धि को नए पंख लगाए जाएंगे। MSME के लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम, मशीनरी एवं उपकरण खरीदारों में मदद होगी। MSME क्लस्टर्स के निकट सिडबी की शाखाओं के विस्तार से वित्त तक उनकी पहुंच भी बेहतर होगी। E-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब भी स्थापित होंगे। दिग्गज कंपनियों में इंटर्नशिप और विशेष औद्योगिक पार्कों की स्थापना से निवेश को लुभाने और रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। शहरी विकास को प्राथमिकता में रखते हुए सरकार ने 30 लाख से अधिक की आबादी वाले कुछ बड़े शहरों को चिन्हित किया है। लोगों की आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में करीब 10 लाख करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया गया है। घर खरीदने पर ब्याज में छूट की सुविधा भी जारी रहेगी। और PPP मॉडल, 3 बार है P मॉडल के जरिए भी शहरी कामगारों के लिए आवास तैयार करने की योजना है। जल आपूर्ति, स्वच्छता और स्ट्रीट मार्केट से जुड़े योजनाओं के माध्यम से शहरों में रहने के लिए अनुकूल परिवेश एवं रोजगार सृजन के प्रयास हुए हैं। सतत वृद्धि के लिए आप देखते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता के तहत मुफ्त बिजली के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से लोगों को छतों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश की गई है। स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर के माध्यम से ऊर्जा संसाधनों का विविधीकरण किया जाएगा। एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स और ऐसे कुछ अन्य पहल के जरिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया गया है। पारंपरिक छोटे उद्यमों में इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट से भी स्वच्छ ऊर्जा के उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार की वरीयता सूची में है। सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करने के साथ ही राज्य सरकार और निजी क्षेत्र को अतिरिक्त सहायता के संकेत भी दिए हैं। इस मोर्चे पर सड़क निर्माण और सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल प्रबंधन आदि से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। तकनीक के महत्व को समझते हुए शोध एवं विकास की दिशा में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड के विस्तार की योजना है। अंतरिक्ष से जुड़ी आर्थिक संभावनाओं को भुनाने के लिए 1,000 करोड़ का विशेष कोष स्थापित किया जाना है। भूमि से लेकर श्रम सुधारों के मुद्दे पर भी आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं, जो बेहद आश्वस्तकारी कदम है, क्योंकि लंबे समय से ऐसे सुधारों की प्रतीक्षा भी हो रही थी। इसी कड़ी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डाटा गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन से भी आर्थिक सक्षमता बढ़ने के भरे पूरे आसार हैं। कुल मिलाकर कौशल विकास एवं रोजगार में लक्षित निवेश के माध्यम से बजट में सतत एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि का खाका खींचा गया है। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख हैं। सिन्हा परिषद में OSD अनुसंधान है, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और इस समय आप देखिए बजट पर ये सभी लिखे जा रहे होंगे, उसी से जुड़े हुए एडिटोरियल हैं। जीवन को उत्सव बनाए। जीवन जीना एक कला है और इसमें निपुण होना एक सिद्धि प्राप्त करने के बराबर है। मानवीय संवेदनाओं के आवेग में हर पल घटित होने वाली सुख दुख की लहरों को पूरी तरह समाहित कर लेना ही एक सच्चे मनुष्य की निशानी है। काम, क्रोध, मोह और लोभ, इन क्षणभंगुर तत्वों को परे रखकर जीवन का आस्वादन करना समयानुकूल उत्सव में शामिल होने के समान है। जो इस स्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है वह अंतरात्मा को जीवन का सही दर्शन करा देता है और स्वयं को पूरी तरह उत्सव के रंग में रंगकर अपने रोम रोम को पुलकित होने के लिए बाध्य कर देता है। और एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, उत्सव मनाने के लिए कौन सा दिन श्रेष्ठ है? तो गुरु द्वारा कहा गया कि मौत का दिन। शिष्य ने कहा, यह कैसे पता चलेगा कि मौत का दिन कौन सा है? तब गुरु ने कहा कि हर दिन के हर पल को उत्सव की तरह मनाएं, जो तो जीवन का 16वां संस्कार मौत भी उत्सव बन जाएगा।
और जीवन में आने वाले सुख दुख, उतार चढ़ाव और परेशानियों को सहज रूप से स्वीकार कर लेना और उन्हें आभूषण समझकर धारण कर लेना ही समझदारी है। तभी आप वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे और वर्तमान का खुले मन से स्वागत भी कर पाएंगे। व्यर्थ में अतीत और भविष्य के बारे में सोचना वर्तमान को कुएं में धकेलने के समान है। ऐसा करके आप देखते हैं कि हम बाधाओं को निमंत्रण देते हैं। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आज जो आपके पास है वह जीवन पर्यंत आपका ही बना रहेगा। यदि यह भाव हम तिरोहित कर दें तो जीवन में उत्सव के रंग सदा ही बने रहेंगे। जीवन में यूं ही उत्सव की स्थिति बनी रहे और उसके लिए जरूरी है कि अपने अंतस में झांकते रहें। जो काम कल करना है उसे आज ही करके स्वयं को किसी भी बंधन से मुक्त कर लें और अपनी खुशी को दुगना कर लें। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा। तो देख लीजिए, ये भी बजट से संबंधित आर्टिकल है। विकसित भारत का लक्ष्य। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यही प्रकट किया कि विकसित भारत का लक्ष्य उनकी निगाह में है। इसी कारण आम बजट अंतरिम बजट की कड़ी दिख रहा है और इसी बजट से यह साफ है कि किसी उत्थान के साथ साथ रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करना मोदी सरकार की प्राथमिकता है और इन दोनों क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक था, क्योंकि किसानों की आय बढ़ाने के साथ रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने के वादे सरकार के लिए परेशानी का कारण बने हुए थे। अब बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं। बजट का जोर कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर करने पर है। लेकिन कृषि और किसानों की दशा सुधारने के लिए जो उपाय किए जाने हैं उन्हें वांछित सफलता तब मिलेगी जब राज्य सरकारें कृषि संबंधी केंद्रीय योजनाओं को सहयोग देने के साथ किसानों की दशा सुधारने के लिए अपने हिस्से की भी जिम्मेदारी का निर्वाह करें और सरकार और राज्य सरकारों का यह रवैया समस्याजनक है कि कृषि क्षेत्र का उत्थान तो केवल केंद्र की जिम्मेदारी है। और बजट में आप देखिए, रोजगार के सवाल का समाधान करने के लिए जो कई उपाय किए गए हैं वे युवाओं को उत्साहित करने वाले तो हैं, लेकिन देखना यह होगा कि इस सिलसिले में सरकार ने जिन 3 नई योजनाओं की घोषणा की है वे रोजगार के कितने मौके उपलब्ध करा सकेंगी और किस हिसाब से लागू हो सकेगा। देखिए, कोई भी योजना बन जाती है, जब तक जमीनी स्तर पर लागू नहीं होती है, उसके कोई परिणाम नहीं आते हैं, तब तक उसके बारे में कुछ बड़ी बड़ी बातें करना मुझे लगता है सही भी नहीं है। युवाओं के लिए यह घोषणा खासी आकर्षक है कि सरकार 500 बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएगी और उन्हें 5,000 रुपये महीना देगी। अच्छा हो कि इस दायरे में अन्य कंपनियां भी लाई जाएं ताकि अधिकाधिक युवाओं को कौशल विकास हो सके। यह महत्वपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम न मिलने के बाद भी सरकार ने खुद को लोक लुभावन योजनाओं से दूर रखा और देश को विकसित बनाने में सहायक बनने वाली योजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। ऐसा करते समय वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता दी है। यह सरकार के आत्मविश्वास का परिचायक तो है, लेकिन इसके बाद भी इस बजट में देश की सूरत बदलने वाले क्रांतिकारी उपायों का अभाव दिखता है। ले देकर आयकर कानून की समीक्षा का वादा किया गया और आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि शहरीकरण की तेज रफ्तार के चलते अगले 5-6 वर्षों में 40% आबादी शहरों में रह रही होगी और इसे देखते हुए शहरों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि शहर आर्थिक विकास के इंजन होते हैं। समस्या है कि शहरों के विकास के मामले में राज्य सरकारों का रवैया भी ढीला ढाला है और आप देखिए, यह समझना होगा कि विकसित भारत का लक्ष्य केंद्र और राज्यों के सहयोग से ही हासिल किया जा सकता है। 4 धाम यात्रा की चुनौतियां। तो उत्तराखंड में जोरदार मानसून के बावजूद 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। प्रतिदिन 8 से 10,000 तीर्थयात्री धामों में पहुंच रहे हैं। यद्यपि ग्रीष्म काल की तुलना में दर्शनार्थियों की संख्या में गिरावट जरूर दर्ज हुई है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं दिखती है। अब जबकि मानसून काल चरम की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में यात्रा सामान्य दिनों की तुलना में अधिक जोखिम भरी हो गई है और आप देखेंगे कि इसमें जोखिम इस मायने में कि जगह जगह भूस्खलन होने के कारण यात्रा मार्गों पर यातायात घंटों अवरुद्ध हो रहे हैं। पहाड़ियों से मलबा और पत्थर गिरने से जान माल का खतरा भी बढ़ गया है। और यही नहीं, गौरीकुंड से केदारनाथ तक के 16 किलोमीटर और जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक के 6 किलोमीटर पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की चुनौतियां बढ़ गई हैं। केदारनाथ मार्ग पर एक दिन पहले पहाड़ों से गिरे मलबे की चपेट में आकर 3 श्रद्धालु जिंदा दफन हो गए, 5 अन्य को चोटें आई। सूरत हाल यात्रा मार्गों पर चुनौती और चिंता दोनों बढ़ गई हैं। और आप देखिए, अब चूंकि सावन का महीना भी शुरू हो गया है, इस दौरान श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाएगी। वैसे तो आस्था के आगे तमाम चुनौतियां बौनी नजर आती हैं रही हैं। श्रद्धालु हंसी खुशी यात्रा राह पर आगे बढ़ते
बढ़ते रहे हैं, लेकिन यह जरूरी है कि यात्रा सावधानी के साथ की जाए, विशेषकर रात के समय सफर ना हो तो हाईवे पर सुरक्षित है और न ही पैदल मार्गों पर। भारी वर्षा के दौरान भी यात्रा को सुरक्षित पड़ाव पर विराम देने में ही समझदारी है। और प्रशासन को आप देखते हैं कि समय समय पर इसके लिए दिशा निर्देश जारी करते रहना चाहिए। पड़ाव पर आप देखिए यात्रियों को इस बात की जानकारी जरूर दी जानी चाहिए कि आगे के सफर में मानसून का पूर्वानुमान क्या है और इसमें आप देखिए स्थितियां अनुकूल हैं या नहीं, तभी सुरक्षित और निर्बाध यात्रा की योजना पर आगे बढ़ पाएंगे। और धार्मिक पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। देश को दिशा देता बजट, ये भी आप देखिए बजट से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वां बजट पेश किया है। वह लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। इससे पहले मोरारजी देसाई के नाम लगातार सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड था। उन्होंने भारत के वित्त मंत्री के रूप में 6 बजट लगातार पेश किए थे। इसी साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। दरअसल चुनाव से पहले पेश किया गया अंतरिम बजट केवल नई सरकार बनने तक के लिए ही था। अंतरिम बजट में सरकार को अनुमति होती है कि वह नई सरकार बनने तक जरूरी खर्चों के लिए सरकारी खजाने से फंड का इस्तेमाल करे, जबकि आम बजट नई सरकार का पूरे वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए वित्तीय प्लान होता है और जिसमें राजस्व खर्चे और सरकार की नीतियों का विवरण होता है, जिस पर संसद के दोनों सदनों में बहस भी की जाती है। पूर्ण बजट को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता जरूरी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। केंद्रीय बजट देश के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक होता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से देश का सुधार करना और लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करना होता है। इसके जरिए सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करती है, दुर्लभ संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास करती है और इसके जरिए सरकार यह तय करती है कि अपने राजस्व की तुलना में खर्च को किस हद तक बढ़ा सकती है। यह कवायद इसलिए होती है क्योंकि सरकार को अपनी राजकोषीय घाटे का एक लक्ष्य हासिल करना होता है। ये बजट आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं। संतुलित बजट, ये अधिशेष बजट और घाटे का बजट। संतुलित बजट में आय और खर्च की मात्रा का समान होना जरूरी है, जबकि अधिशेष बजट में सरकार की आय खर्चों से अधिक होती है और घाटे के बजट में सरकार के खर्च उसकी आय के स्रोत से अधिक होते हैं। और 2000 माह के अंतिम आम बजट पेश किया जाता था, किंतु 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करने का दिन बदलकर 1 फरवरी कर दिया और 1999 तक बजट भाषण फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर शाम 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन 1999 में यशवंत सिन्हा ने इसे बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया और 2017 से पहले रेल बजट भी अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में उसे आम बजट में ही समाहित कर दिया गया। यहाँ ये टिप्पणियां रहती हैं, ये भी देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूं, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आप देखिए राजनीतिक संतुलन के साथ विकास पर जोर, ये वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार दिखता है और साथ ही इसमें विकसित भारत की आकांक्षा के साथ राजनीतिक संतुलन साधने का भी स्पष्ट प्रयास दिखता है। और तीसरी बार मोदी सरकार के समक्ष रोजगार पर अलग से बड़ी घोषणाएं करने का दबाव भी नजर आ रहा है और लिहाजा इसमें इस मसले पर भी व्यवहारिक कदम उठाए गए हैं और जिनके माध्यम से यह उम्मीद की जा सकती है कि इसका लाभ अधिकतम जनसंख्या तक पहुंचेगा। और देखिए जो हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, कहते हैं कि ये सरकार के पक्ष में बोलते हुए सुनाई देते हैं, लेकिन अगर कुछ अच्छाइयां बता रहे हैं बजट की तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। और देखिए एक और हमारे देश में क्या हो गया कि जो पत्रकार रहते हैं वो भी आजकल आप देखते हैं 2 विचारधारा से जुड़ चुके, या तो वो सत्ता पक्ष की तरफ रहते हैं या आप देखते हैं कि विपक्ष की तरफ रहते हैं और सत्ता पक्ष में वो हमेशा कमियां ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ आप लोगों को एक स्मार्ट तरीका अपनाना है। अब आप देखिए जो सत्ता पक्ष की तरफ लिखते हैं वो अच्छाइयाँ लिखेंगे तो वो पॉजिटिव पॉइंट हो गए और जो आप देखते हैं कि जो सत्ता विरोधी है वो सत्ता विरोध में लिखेंगे वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो गए। तो पॉजिटिव पॉइंट मालूम चल गया, नेगेटिव पॉइंट मालूम चल गया, एक अपनी तरफ से निष्कर्ष निकाल लिया करिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल पहले दोनों कार्यकाल से कितना अलग है, इसका अनुमान तीसरी बार की मोदी सरकार बनने के बाद आप आए इस बजट से पता कर सकते हैं। लोकसभा में किसी भी एक पार्टी के लिए 272 से अधिक सदस्य होने पर ही एक पार्टी की सरकार बन पाती है बहुमत के लिए। 543 सीटें हैं ना लोकसभा में, ऐसा ना होने पर उसे दूसरी पार्टियों से समर्थन लेना पड़ता है। हालांकि तीसरी बार की
मोदी सरकार के साथ अच्छा यह है कि चुनाव पूर्व गठबंधन वाली राजग की सरकार बिना किसी किंतु परंतु के बन गई, और मोटे तौर पर देखने में यह बजट पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार बजट की ही दिखता है। लेकिन इसमें विकसित भारत की आकांक्षा के साथ राजनीतिक संतुलन साधने का प्रयास भी स्पष्ट तौर पर दिखता है। मोदी सरकार पर रोजगार पर अलग से बड़ी घोषणाएं करने का दबाव भी नजर आ रहा है। सरकार बनते ही घोषित प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अतिरिक्त 3 करोड़ घरों के लिए बजट प्रावधान कर दिया गया। एमएसएमई के लिए कई राहत भरे ऐलान के साथ उनको कर्ज देने का प्रावधान भी बढ़ गया है। प्रधानमंत्री सौर घर योजना बुनियादी ढांचा विकास के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान प्रधानमंत्री की नीतिगत निरंतरता और प्रतिबद्धता को स्थापित कर रहा है। लेकिन सरकार यह नहीं चाहेगी कि इस बार भी निरंतरता के बजट के तौर पर इसे प्रस्तुत किया जाए। यही बजट इस बार वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू होते ही रोजगार पर चला गया। साथ ही चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार के समर्थन पर चल रही मोदी सरकार ने बड़े सलीके से विकास के पैकेजिंग में राजनीतिक संतुलन का शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने अपने दोनों प्रमुख सहयोगियों को केंद्रीय बजट में देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन दोनों ही राज्यों की तरफ से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही थी, लेकिन अभी के नियमों के लिहाज से दोनों ही राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, और ऐसा होने पर दूसरे राज्य भी ऐसी ही मांग कर सकते हैं। लेकिन नीतीश और नायडू की राजनीतिक प्रतिष्ठा पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, इसका भी ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने उसे ध्यान में रखते हुए बिहार को विशेष पैकेज राजमार्ग, हवाई अड्डे, बड़े पुल और पर्यटन सर्किट की शकल में दे दिया। चंद्रबाबू नायडू को नई राजधानी के साथ पूरा राज्य अपने हिसाब से बनाना, और इसलिए वह बजट से पहले अपनी मांग रख चुके थे। और नई राजधानी औद्योगिक गलियारे के लिए केंद्रीय बजट में 15,000 करोड़ रुपए देकर मोदी सरकार ने नायडू के उस विश्वास को बढ़ाने की कोशिश की है जो संसद के केंद्रीय कक्ष में सरकार बनने से पहले दिखा था। तीसरी बार की मोदी सरकार ने अन्य राजनीतिक दबाव में पड़कर किसान सम्मान निधि बढ़ाने, एमएसपी की गारंटी देने जैसा देश को पीछे ले जाने वाला निर्णय नहीं लिया। ये अच्छी बात है। अब आप देखिए, ये कह रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए ये बुरी बात लगेगी, किसानों पे एमएसपी और किसान सम्मान निधि बढ़ाना बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा भी लगेगा। रोजगार को नई दिशा, तो आप देखिए रोजगार को लेकर देश भर में एक वातावरण बना हुआ है और इस पर कुछ ऐसा ऐलान करना आवश्यक था और जिससे सीधे तौर पर भाजपा समर्थकों को एक मजबूत तर्क मिल सके। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का बजट में ऐलान सरकार के लिए बड़ा हथियार है। युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के समय प्रति माह 5,000 रुपये मिलेंगे, बाद में 6,000 रुपये भी दिए जाएंगे। पढ़ाई पूरी करके निकले नौजवान को इंटर्नशिप के साथ 66,000 रुपये पक्के हो जाने से नौजवान में रोजगार के मसले पर सरकार का पक्ष बहुत हद तक बेहतर होता दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए सरकार को अलग से खजाने पर बोझ नहीं बढ़ाना पड़ रहा है। कुशल श्रमिक ना मिल पाना उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या भी है। अपने पहले कार्यकाल से ही मोदी सरकार कौशल विकास को प्राथमिकता में रख रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो सका। और आप देखेंगे कि एमएसएमई पर विशेष ध्यान, तो एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उस रीढ़ को मजबूत करने के लिए इस बजट में भी विशेष प्रावधान किया गया। एमएसएमई मुद्रा लोन सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर आप देखिए 20 लाख कर दिया गया और नई योजना के 20 लाख करोड़ कर दिया गया इसमें। और आप देखिए एमएसएमई को 100 करोड़ रुपए तक कर्ज मिल सकेगा। और पीपी मॉडल के तहत ई कॉमर्स का एक्सपोर्ट हब बनाए जाने की बात बजट में कही गई है। इसका लाभ ही एमएसएमई को मिलेगा। अपना कारोबार करने वालों को अब 20 लाख तक का कर्ज बिना गारंटी के मिलेगा और पहले यह सीमा 10 लाख थी। कोविड और दूसरी वजहों से ढेरों कंपनियां दिवालियां हुई। अच्छी बात है कि सरकार का ध्यान इस ओर भी गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण गांव में निवेश लेकर आ सकता है। कर छूट के मामले में पिछले बजटों की तरह इस बजट में भी सरकार बहुत उदार नहीं रही है। कुल मिलाकर नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में थोड़ी छूट का लाभ करदाताओं को अवश्य मिल जाएगा। और कैपिटल गेंस टैक्स को लेकर बाजार में नाराजगी देखने को मिली, लेकिन बाजार बंद होते होते सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत मामूली गिरावट बची रह गई। शेयर बाजार भी मोदी सरकार के साथ मध्य वर्ग की तरह व्यवहार कर रहा था। अपने अनुकूल निर्णय न होने पर थोड़ी देर की नाराजगी और फिर समग्रता में निर्णय देखकर राष्ट्र के लिए आहुति मानकर उसे स्वीकार कर लेना। इस बजट में रोजगार पर जो संदेश प्रधानमंत्री देना चाह रहे थे उसे जमीन पर उतार सके तो विपक्ष के लिए युवाओं की भावनाओं भड़का पाना आसान नहीं होगा। ये आप देखिए भारतीय रेल
संसाधनों के बाद भी कायम चुनौतियां। अरविंद कुमार सिंह के दूर पूर्व सलाहकार भारतीय रेल के हैं, इनके द्वारा ये लिखा गया है। वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार के कुल व्यय 48.3 लाख करोड़ रुपए में से परिवहन क्षेत्र के हिस्से में 5.44 लाख करोड़ रुपए आया। इस लिहाज से देखें तो रेलवे को ठीक ठाक धन मिला है। रेलवे का सकल राजस्व व्यय 2023-24 में 2.58 लाख करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में 2.78 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बजट अनुमान 2024-25 में पूंजीगत व्यय 2.65 लाख करोड़ रुपए है। इसमें सामान्य राजस्व से 2.52 लाख करोड़ रुपए मिलेगी, और पर आंतरिक संसाधनों से रेलवे महज 3,000 करोड़ रुपए ही जुटा सकेगा, क्योंकि भारी कमाई के साथ भारी व्यय भी कायम है और आंतरिक संसाधनों की दशा चिंताजनक है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय यात्रियों से लगभग 80,000 करोड़ रुपए और माल ढुलाई से आप देखिए 1.74 लाख करोड़ रुपए की कमाई करेगी। ऐसा अनुमान है कि विभिन्न मदों में रेलवे की कुल आमदनी 2.78 लाख करोड़ रुपए तक होने का अनुमान व्यक्त किया गया। वित्त वर्ष 2022-23 में से इन दोनों क्षेत्रों में भारतीय रेलवे की कमाई काफी अधिक बढ़ी है। धन आवंटन और अन्य तथ्यों को देखें तो बेशक ये आंकड़े सुखद दिखते हैं, परंतु आम नागरिकों को यह बजट भारतीय रेल के लिहाज से थोड़ा निराश कर गया है। उम्मीद थी कि इस बजट में वित्त मंत्री रेलवे के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करेंगे, जिसमें यात्री सुविधा में वृद्धि होने के साथ रेलवे को प्राप्त होने वाले राजस्व में भी वृद्धि होगी, परंतु फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया। संभवतः रेलवे में किए जा रहे सुधारों को यात्रियों तक पहुंचाने में थोड़ा समय लग सकता है। ताजा आंकड़ों के अनुसार 68,584 रूट किलोमीटर में फैला विशाल भारतीय रेल 12.54 लाख कर्मचारियों के साथ देश की जीवन रेखा बनी हुई है। भारतीय रेल रोजाना ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर यात्रियों को ढोते हुए देश का सबसे बड़ा निर्योजक और परिवहन का मुख्य आधार स्तंभ बनी हुई है। लेकिन सुरक्षा और सुरक्षा पर चिंता कायम है। 1 लाख करोड़ रुपए की सुरक्षा कोष के बाद भी चुनौतियां कायम है। भारतीय रेल की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रेल योजना में 2024 तक भीड़ भाड़ वाले मार्गों का संकुचन हटाना, दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा और अन्य स्वर्णिम चतुर्भुज एवं स्वर्णिम विकर्ण मार्गों पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ सभी स्तर के क्रॉसिंग की समाप्ति की दिशा में अभी बहुत कार्य शेष है। दिसंबर 2021 तक डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पूरा होना था, वह भी लेट लतीफी का शिकार रहा। चालू परियोजना के लिए भारी रकम की दरकिनार भी बनी हुई है। हमारी परिवहन प्रणाली रेलवे, राजमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय नौवहन और वायु मार्ग जैसे साधनों से मिलकर बनी है, और इनमें सबसे दक्ष और किफायती भारतीय रेल ही है, जो रोज 12,000 से अधिक सवारी और 9,000 से अधिक मालगाड़ियों का संचालन करती है। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दिल्ली से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेसवे के शुभारंभ के बाद से भारतीय रेल का एक नया युग आरंभ हुआ और वंदे भारत में बहुत सुर्खियां बटोरी, परंतु गति के दावे से लेकर बहुत से मामलों में इसे अपना जोहर अभी दिखाना शेष है। एक अच्छी बात यह है कि देरी से ही सही हमारी पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का अब साकार होती दिख रही है। रेलवे के पास यात्रियों की कमी नहीं है, और पर गर्मी की छुट्टियां, होली, दिवाली और अन्य त्योहार मेलों के दौरान विशेष गाड़ियां चलाकर भीड़ संभाल पाने में आचम साबित हो रही है। भारतीय रेल थोड़ा ध्यान दे तो सुरक्षित, समय की पाबंद और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन के तौर पर यह अपना विशिष्ट स्थान लंबी दूरी के साथ ही उपनगरीय यातायात में भी बना सकती, बशर्ते क्षमता का विस्तार किया जाए। बजट से निराशा और वित्त आयोग से उम्मीद। अब आप देख लीजिए, इंद्रप्रीत सिंह ब्यूरो प्रमुख है पंजाब के, इनके द्वारा ये लिखा गया है। अब आप देख रहे हैं, ये कह रहे हैं बजट से निराशा है इन्हें, और ऊपर क्या ले रहे हैं, वो अच्छी बातें कह रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं आज, क्योंकि बजट से संबंधित ही आर्टिकल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट पहली नजर में देखें तो लगता है कि यह बिहार और आंध्र प्रदेश केंद्रित है। बजट में इन दोनों राज्यों को जितना कुछ देने की घोषणा की गई है, उतनी घोषणा किसी और राज्य के लिए नहीं है। इस पर पंजाब के कुछ नेताओं का कहना है कि यह बजट केंद्र सरकार का नहीं लगता, बल्कि 2 राज्यों के लिए बनाया गया प्रतीत होता है। बजट में पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया। इसमें दो राय नहीं कि पंजाब इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस बात की पूरी आस थी कि इस बार आम बजट में इसकी अनदेखी नहीं की जाएगी। पंजाब के किसान लंबे समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को कानूनी दर्जा देने की मांग भी कर रहे हैं। उम्मीद थी कि इस संबंध में भी बजट में कोई ना कोई घोषणा अवश्य की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंजाब को अब सारी उम्मीदें 16वें वित्त आयोग से हैं। और देखिए, वित्त आयोग की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। अब देखना होगा कि वित्त आयोग पंजाब की आर्थिक रूप से मदद कर पाता है या नहीं।
इससे पहले 15वें वित्त आयोग ने 5 वर्षों के लिए पंजाब को राजस्व घाटा अनुदान दिया था, जो लगभग 25,000 करोड़ रुपए के लगभग बनता है। ऐसा तब है जब वास्तविक आय बजट आय और व्यय से मेल नहीं खाता है। यह अलग बात है कि इस अनुदान को पूंजीगत व्यय में खर्च करने के बजाय सरकार ने इसे बिजली सब्सिडी पर ही बर्बाद कर दिया। 300 यूनिट निःशुल्क बिजली का वादा पूरा करने के लिए यह पैसा खर्च किया गया। अब इसी प्रकार का राजस्व घाटा अनुदान 16 वित्त आयोग से मांगा जा रहा है। वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने स्वयं माना कि राज्य की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बिजली सब्सिडी पर खर्च किया जा रहा है, और सवाल है कि क्या इस बिजली सब्सिडी को वापस लेने का कोई विकल्प है। वोटों की खातिर दी गई यह सुविधा कब लोगों का अधिकार बन गया, यह राजनीतिक पार्टियां समझ ही नहीं पाई। खैर, इसके लिए पंजाब सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा प्रणाली का विस्तार कर इस सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के लिए वित्त आयोग को एक रोड मैप दिया है। वित्त आयोग से इसके लिए राज्य को वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद कायम है। और सबसे बड़ा सवाल केंद्रीय करों के बंटवारे को लेकर है। अभी केंद्रीय कर दो तरीके से बांटा जाता है। पहले केंद्र और राज्य के बीच तय नियम के अनुसार बांटा जाता है, फिर इसे राज्यों के बीच बांटा जाता है। इसके लिए एक फार्मूला तय किया गया कि पिछले वित्त आयोग ने इसके तहत आबादी के लिए 15% भूभाग के लिए 15%, वन एवं पर्यावरण के लिए 10%, आय के अंतर के लिए 45% और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के लिए 12.5%, टैक्स एफर्ट के लिए 2.5% को आधार बनाया। कर बंटवारे की यह व्यवस्था पंजाब के लिए उपयुक्त नहीं है। पंजाब भूभाग और आबादी के लिहाज से अपेक्षाकृत छोटा प्रदेश है। यहाँ वन क्षेत्र बहुत कम है। ऐसे में उसके हिस्से कर बहुत कम पैदा आता है। पंजाब का भूभाग मात्र 2% है, लेकिन अनाज भंडारण में उसका योगदान 31% है। इससे देश की खाद्यान्न सुरक्षा बनी हुई है। इसे बनाए रखने के लिए पंजाब ने अपना सारा भूजल गवा दिया, अपनी जमीन को रसायनों के प्रयोग से जहरीला कर दिया, लेकिन इसे कर बंटवारे की व्यवस्था में नहीं रखा गया। सवाल ये है कि अगर पंजाब अपनी बिजली सब्सिडी के पैसे का उपयोग राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने पर खर्च करे तो उसे वित्त आयोग से भी अधिक फंड मिलेगा। लेकिन आप देखिए, ऐसा होने के बाद अगर देश में अनाज का संकट पैदा हो जाएगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन हो। वित्त आयोग ने इसे विचारणीय माना। अर्थशास्त्री डॉक्टर रणजीत सिंह घुमन्ना ने भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार बंद होने के 18 महीने बाद इसका पंजाब पर हुए असर का अध्ययन किया है। उनके अनुसार इस दौरान 2104 यानी कि 2104 करोड़ रुपए का राज्य को नुकसान हुआ है। वहीं 12,000 के लगभग लोगों का रोजगार छिन गया है। इनका कहना है कि इस प्रकार के निर्णयों का संबंधित राज्य पर असर होता है। उस नुकसान की भरपाई करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। पंजाब की पाकिस्तान के साथ लगती सीमा जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात से भिन्न है, इसलिए भारत में होने वाला बड़ा निवेश पंजाब नहीं आता। डॉक्टर घुमक्कड़ का मानना है कि इस नुकसान को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को पंजाब को पैकेज देना होगा। अब आप देखिए, ये समावेशी नीतियों पर जोर। तो वित्त वर्ष 2024-25 डॉक्टर अश्विनी महाजन के प्रोफेसर एवं पीजी डीएवी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में इनके द्वारा लिखा गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट की खासियत यह है कि यह मोदी सरकार की प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। निर्मला सीतारमण ने बहुत स्पष्ट रूप से सरकार को 9 प्राथमिकताएं बताई हैं, जैसे कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल समावेशी मानव संसाधन, विकास, सामाजिक न्याय, विनिर्माण सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार। और कुल मिलाकर यह एक संतुलित बजट है जिसमें मध्य वर्ग, गरीब, किसान, युवा और महिला सभी को साधा गया। रोजगार पर ध्यान। तो हम समझते हैं कि रोजगार 2 स्रोतों से आता है, नौकरी और स्वरोजगार। स्वरोजगार का लाभ यह है कि ऐसा करने वाले लोग नौकरी के सृजनकर्ता भी होते हैं। इस संदर्भ में बजट में 2 बड़ी घोषणाएं की गई। बिना गारंटी वाले मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने के साथ ही स्टार्टअप को भी एंजल टैक्स के माध्यम से कुछ राहत दी गई है। दूसरी योजना रोजगार के संबंध में और वह भी संगठित क्षेत्र में। इसके लिए 3 योजनाएं शुरू की गई हैं। एक प्रमुख योजना अपेंटिस है, जिसके तहत एक अपेंटिस को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के वित्त घोषणा के लिए कॉर्पोरेट CSR फंड का उपयोग कर सकते हैं। यह योजना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक तरफ बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा, तो दूसरी ओर व्यवसायों के लिए कौशल कर्मचारियों की कमी भी दूर होगी। यदि यह योजना सफल होती है तो इससे आगे बढ़ाया जा सकता है और छोटे उद्योगों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। फिलहाल सरकार न केवल बड़े उद्योगों को ही इस योजना में शामिल किया है, और इसका कारण यह है कि CSR के माध्यम से जो पैसा आता है वह इसमें इस्तेमाल हो पाएगा। इसके अलावा कंपनियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से अपनी नौकरी का पहला वेतन सरकार द्वारा देने का वादा भी इस बजट में किया गया है। साथ ही नियोक्ता को EPFO में प्रोविडेंट फंड जमा करने हेतु भी सहयोग होने रोजगार बाजार को एक नई दिशा मिले।
क्षेत्रों के साथ संतुलन। बजट के बारे में सामान्य तौर पर पता है कि सरकार की होती है। बीते 10 वर्षों में सरकार उस कारण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, चाहे वह समृद्धि और रोक लगाने की सरकार के 10 औसत महंगाई दर 6 सरकार के समय लगभग 6% है। इन बातों से उत्साहित होकर राष्ट्र बनने की प्रक्रिया के लिए जरूरी है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में हमें हर चीज का ध्यान रखना होगा। साथ ही प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि उन्हें केवल 4 ही जातियां दिखाई देती हैं: युवा, महिला, गरीब और किसान। खेती किसानी पर खास ध्यान। तो किसानों की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड, सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला के लिए का गठन, डेयरी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन समेत तमाम उपाय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की में दिखाई देते हैं। जहां तक गरीबों की बात करें तो आवास उपलब्ध कराने को लेकर सरकार ने पहले ही घोषणा की कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ आवास उपलब्ध कराएगी। यह अच्छा कदम है। आप कल्पना कीजिए कि जो कच्चे घर में रह रहा, यदि उसे पक्का घर मिल जाए तो निश्चित तौर पर उसके जीवन स्तर में बदलाव से उस व्यक्ति की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी, जो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। संभवतः इन्हें सब कारणों से बीते वर्षों में भारत की बहुआयामी गरीबी में काफी कमी आएगी और यूएनडीपी के विशेषकर गरीब तुलना में आप देखते हैं कि बहुआयामी गरीबी करने में हमने सफलता प्राप्त की है। अच्छी सफलता प्राप्त की है। केंद्र और राज्य के तमाम प्रयासों के बावजूद बिहार अन्य राज्यों की तरह अब तक अपेक्षाकृत विकसित नहीं हो पाया। लिहाजा केंद्र ने कुछ ऐसे प्रयास इस बार बजट में दिखाए हैं जिनके फलीभूत होने से बिहार तेजी से तरक्की के पथ पर अग्रसर हो सकता है। यह राज्य प्रति व्यक्ति बहुत नीचे है, लंबे समय से बाढ़ की त्रासदी से भी गुजर रहा है। ऐसे में बाढ़ नियंत्रण के लिए कोसी स्टेट लिंक समेत योजनाओं बजट में विशेष प्रावधान किया जाना अभिनंदनीय कदम माना जाना चाहिए और इसे लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और हम सबको बिहार की इस त्रासदी को लेकर संवेदनशील। यहाँ यूएनडीपी की बात हुई है, इसके बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। इस तरह के जो संगठन है ना, उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और देखिए आज बजट से संबंधित ही आर्टिकल अधिकतर देखने को मिले क्योंकि बजट आया हुआ है। तो इसके बारे में, बजट के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।